रिफॉर्म्स के हक में आए, लेकिन फिर अगेंस्ट भी आए। उसके बाद जो फाइनल डिसीजन एक आया 1973 में केशवानंद भारती का डिसीजन था। अब सवाल ये उठा कि पार्लियामेंट को क्या संविधान को अमेंड करने की पावर है, और अगर है तो किस हद तक है। ये एक बुनियादी सवाल हमारी कोर्टों के सामने आया। केशवानंद भारती के केस में यह डिसीजन आया कि पार्लियामेंट को अधिकार है, क्योंकि यहां भी यह संविधान संशोधन की बात है, इसमें वन नेशन वन इलेक्शन में, इसको ध्यान में रखना है, यह संविधान में संशोधन है, तो इसलिए इसको थोड़ा समझना हमारे लिए जरूरी है। तो केशवानंद भारती के केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ा राइटर था, लेकिन पार्लियामेंट भी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, मूल ढांचे को बदल नहीं सकती है। तो एक रिस्ट्रिक्शन आ गई, और कुछ आइडेंटिफाई किए बेसिक फीचर जो थे वो केशवानंद भारती के केस में, और उसके बाद बहुत सी और जजमेंट में फिर वो एक्सपेंड होता चला गया, फैलता चला गया। इंदिरा नेहरू वर्सेस जय नारायण का केस, SR बोमई का केस, बहुत से केसों में। और अब मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो फेडरल करैक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, ये हमारे संविधान का बेसिक फीचर है, फंडामेंटल फीचर है, जिसको पार्लियामेंट भी अमेंड नहीं कर सकती। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसको भी अमेंड नहीं कर सकती। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये भी बेसिक फीचर है, ये सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है। सेक्युलरिज्म भी हमारे संविधान का बेसिक फीचर है, जिसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। अभी आपने देखा होगा कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि सेक्युलरिज्म को हटाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया उसको कि नहीं, ये मजाक नहीं है, ये बेसिक फीचर का हिस्सा है, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। तो फेडरल करैक्टर, डेमोक्रेटिक करैक्टर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, सेक्युलरिज्म, ये सारे के सारे हमारे संविधान का, मैं सिर्फ उनका जिक्र कर रहा हूं जो यहां रेलेवेंट है आज। ये बेसिक फीचर हैं जिनको अमेंड नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक हैरानी की बात यह भी है कि जब ये आई जजमेंट, तो बहुत से लेफ्ट और प्रोग्रेसिव जो एलिमेंट हमारे लोग थे, उन्होंने भी इसको अपोज किया, क्योंकि वो भी मानते थे कि सुप्रीम जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट क्यों नहीं अमेंड कर सकती। तो आप उसके खतरे आज देख समझ पाते हो कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन को उसके बेसिक फीचर की परवाह किए बिना अगर अमेंड करने की अगर इजाजत दे दी जाए तो क्या नतीजा निकलेगा। तो अब हमें रियलाइज हो रहा है। तो ये बेसिक फीचर है। अब ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये कैसे हमारे बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अटैक करता है। पहले तो है फेडरलिज्म। आप ये देखिए कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में इस पे बहस हुई डिटेल में, और ये माना गया कि ये फेडरलिज्म जो है हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा सूटेड है, बेहतर है, क्योंकि रीजन है, इतनी भाषाएं हैं, इतनी कल्चर हैं, इतने धर्म हैं, तो क्षेत्रीय जो एक हद तक जो ऑटोनॉमी है वो देना जरूरी है। और इसीलिए हमारे संविधान के अंदर कानून बनाने का अधिकार 3 लिस्ट हैं, जो एक तो यूनियन लिस्ट है, उसमें लिखा गया है कि केंद्रीय जो पार्लियामेंट है वो इन मुद्दों पे बना सकती है, जो आपका स्टेट है असेंबली वो इन मुद्दों पे बना सकती है, जो और एक कंकरेंट लिस्ट है जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों असेंबलीज बना सकती हैं। इसलिए आपको याद होगा जब किसान आंदोलन हुआ था तो सबसे ज्यादा विरोध उन एक्ट का इसलिए भी हुआ था
कि एग्रीकल्चर और मार्केटिंग दोनों स्टेट लिस्ट में हैं, सेंट्रल यूनियन जो यूनियन पार्लियामेंट है वो इस पे कानून नहीं बना सकती। आपने एनक्रोच किया है, फेडरलिज्म के खिलाफ है। आपका जीएसटी फेडरलिज्म के पे एक बहुत बड़ा हमला है, वो फेडरल स्ट्रक्चर की बुनियाद को ढाता है। इसी तरह से ये जो है कानून, ये एक तो अगर आप इस मकसद से कर रहे हैं कि अंडरमाइन करेगा स्टेट के इश्यूज को, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा हमला है। दूसरा, आप पार्लियामेंट की जो आपकी असेंबलियों की टर्म है उसको आप रिड्यूस कर रहे हैं। जो आपका 5 ईयर इलेक्शन का जो टाइम है, टेन्योर है पार्लियामेंट और असेंबली का, वो आपके संविधान में है, वो बेसिक फीचर का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, वो आप उसको रिड्यूस कर रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट 5 साल से पहले टूट जाती है तो बाकी जो इलेक्शन होगा मिड टर्म, वो सिर्फ बाकी के टाइम के लिए होगा, 5 साल के लिए नहीं होगा। असेंबली का अगर असेंबली टूट जाती है तो असेंबली का जो इलेक्शन मिड टर्म होगा वो बाकी टर्म के लिए होगा। अच्छा, एक और है, मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री को लगे कि भाई 4 साल हो गए हैं पार्लियामेंट का इलेक्शन हुए और अब मेरे पास बहुत अच्छा मौका है कि अगर मैं अब चुनाव करवा दूं तो मैं थंपिंग मेजॉरिटी से जीत जाऊंगा, तो पार्लियामेंट को भंग कर दें। अब 1 साल बचा, मिड टर्म तो इलेक्शन होगा नहीं, जनरल इलेक्शन ही होगा, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि साथ की साथ असेंबलियों की टर्म भी कम हो जाएगी, वो भी भंग हो जाएंगी। आपने साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाना, तो आप असेंबलीज की जो टेन्योर है वो 5 साल से 4 साल या 3 साल कर रहे हो और उसको उसके साथ कर रहे हो। तो ये क्या फेडरल हमारा जो स्ट्रक्चर है या फेडरल करैक्टर है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर हमला नहीं है? ये बहुत बड़ा हमला है। अच्छा, हॉर्स ट्रेडिंग इससे बहुत बढ़ेगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है, जो बेसिक फीचर का हिस्सा है, उसके ऊपर अटैक होगा। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सारी इलेक्टोरल जो लिस्ट है वो बनाएगा, उसकी